अर्चना की बहू रूपाली को हमेशा से ही किसी न किसी बात पर हंगामा करने की आदत थी और सबसे ज्यादा हंगामा वो तब क्या करती जब बहुत सारे लोग जमा हो, जैसे कि शादी। तब भी अर्चना रूपाली को किसी भी शादी में ले जाती, वो हमेशा ही बिना हंगामा किए घर वापस ही नहीं आती। और ऐसे एक दिन अर्चना, रूपाली और रूपाली के पति निश्चय शादी में जाते हैं। दरअसल वो शादी रूपाली की बुआ सास किशोरी की बेटी की थी। शादी की रस्में चल रही थी और किशोरी कुछ कपड़े और शगुन का लिफाफा रूपाली को देते हुए बोलती है, ये ले बहू, ये ना तेरे लिए है। अरे इसकी क्या जरूरत थी बुआ जी, लड़कियों की शादी में ये थोड़ी दिया जाता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे मैंने अपनी बहू को भी दिया है तो तू भी तो मेरी बहू लगी, तुझे नहीं दूंगी क्या मैं? अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ। किशोरी वहाँ से चली जाती है और रूपाली जल्दी से उन कपड़ों को देखती है, जिसके बाद शगुन का लिफाफा वो खोलती है जिसमें 1100 रुपए थे। वहाँ पर किशोरी की बहू अमृता आ जाती है और अमृता रूपाली से बोलती है, अच्छा तो तुम्हें माँ जी ने शगुन दे दिया है, दिखाना तो जरा क्या दिया है। ये दिया है, तुम बताओ तुम्हें क्या दिया है। मुझे तो 2 भरी भरी सी साड़ी और चांदी के कंगन और 5100 रुपए दिए हैं। अच्छा 5100 दिए हैं? हाँ हाँ चलो चलो, मैं जाती हूँ, मुझे काम है। अमृता तो वहाँ से चली जाती है, पर रूपाली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर अर्चना आ जाती है और रूपाली गुस्से में अपनी सास को बोलती है, अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे अरे बहू क्या हो गया, क्यों आग बबूला हो रही है तू? अपनी बहू को तो इतना कुछ दे दिया और मुझे सस्ते में सिर्फ 1100 का सूट दिला दिया। मान सम्मान से जो भी दिया जाता है ना बहू, उसे चुपचाप से रख लेना चाहिए। हाँ हाँ, अपनी बहू तो अपनी होती है, दूसरों की बहू बहू थोड़ी होती है। वो तो नासपीटी होती है, आप कुछ भी दे दो उसे, भिखमंगियों की तरह लेकर चली जाएगी, क्या ही फर्क पड़ता है। बहू क्यों जोर जोर से चिल्ला रही है तू, जरूरी है क्या हंगामा करना? मैं तो करूँगी और भी ज्यादा हंगामे करूँगी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखिए और क्या क्या करती हूँ मैं। आखिर सबको पता तो चले घर में बहुओं के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है। बहू तो अपना मुंह बंद रख। मैं क्यों रखूं अपना मुंह बंद? आप जाके अपनी ननद से बोलिए ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रूपाली जोर जोर से बोल रही थी और शादी में मौजूद सभी लोग रूपाली की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर निश्चय भी आ जाता है और रूपाली को चुप करवाते हुए बोलता है, अरे चुप हो जाओ यार, अरे शांत हो जाओ, क्यों हंगामा कर रही हो? अरे माँ आप ना एक काम करो, इसको लेके घर चलो, वरना ये ज्यादा समय तक यहाँ रही ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और बवाल में ना हम पिट भी जाएंगे। अरे माँ जल्दी चलो, इसको घर ले चलो, को भी जो कहना है इसे घर चल के कहना, यहाँ कुछ मत कहो वरना हंगामा बढ़ जाएगा। यही बोलूंगी जो बोलना है, घर जाकर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे सुनो सुनो, सब सुनो, ये लोग ना शादी में बुलाकर पहले तो मान देते हैं, सम्मान देते हैं, दिखावा करते हैं और फिर भिखारी बनाकर भिखारी वाले कपड़े दे देते हैं, थोड़े से पैसे देकर अलविदा कर देते हैं। भला ये भी कोई बात हुई? हम क्या भिखमंगे हैं जो ये कुछ भी दे देंगे और हम मान जाएंगे? रूपाली की बातें सुनकर किशोरी को भी बहुत बुरा लगता है और वो रूपाली को चुप करवाने के लिए एक भारी भरकम साड़ी और पैसों का भरा हुआ लिफाफा लेकर आती है और उसको देकर बोलती है, अरे बहू तुम ये रख लो, हंगामा मत करो यहाँ पर। अरे सारे लोग हमें देख रहे हैं, अरे कुछ देर में बारात आने वाली है, भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। देख रहे हैं आप लोग, अपनी अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए सब लोग मुझे रिश्वत दे रहे हैं, ऐसे होते रिश्तेदार। बहू तो चुप हो जा, दीदी मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ से रूपाली को लेकर जा रही हूँ। अर्चना रूपाली को जैसे तैसे खींचकर निश्चय के साथ घर ले आती है और बोलती है, बहू तुझे शर्म नहीं आती? छोटे बड़े का तुझे कोई लिहाज ही नहीं रह गया। अरे ये सारी बातें आप बुआ जी को क्यों नहीं समझाती हैं? हमेशा आप मुझे समझाने के लिए उतारू रहती हैं। बकवास बंद कर तू बहू, तेरी तो आदत ही हो गई है, जहाँ जाती है हंगामा ही कर देती है। अरे माँ मैं तो कहता हूँ ना इसे कहीं लेकर जाओ ही मत, अरे जहाँ जाती है बवाल कर देती है, हंगामा मचा देती है। अरे माँ मैं तो समझ चुका हूँ, ये तो सुधरने से रही, ये कभी नहीं सुधरेगी, बिल्कुल पागल है पागल। हाँ हाँ, आप लोग तो दूध के धुले हुए हैं ना, अपने रिश्तेदारों की कमियां तो नजर आएंगी नहीं, मेरा हंगामा नजर आ जाता है। गुस्से में फूफू करती हुई रूपाली अपने कमरे में चली जाती है और जोर से कमरे का दरवाजा पटक कर बंद करती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, रूपाली का हर किसी से बेवजह लड़ना या हंगामा करना बस यूं ही चलता रहता। ऐसे ही एक दिन निश्चय अपनी माँ से बात करते हुए बोलता है, माँ मेरे दोस्त की बहन की शादी है, उसमें रूपाली को और मुझको उसने बुलाया है, क्या करूँ? तो क्या हुआ बेटा, ले जा बहू को शादी में। अरे लेकर कैसे जाऊँ, आप तो जानती हो ना उसे, अरे कैसी है, अरे हमेशा हर बात पे हंगामा कर देती है,
अब उसको शादी में लेकर जाऊंगा ना तो बवाल हो जाएगा। बेटा सुन, तू बहू को ना समझा कर ले जाना, वो कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन माँ मुझे डर है कहीं वो कुछ बवाल ना कर दे। तब वहाँ पर रूपाली आ जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है, हाँ हाँ, मेरे पीठ पीछे यही सारी चुगलियाँ करते रहते हो दोनों माँ बेटे। बहू क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं, बकवास तो आपका बेटा कर रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? हाँ, और तुम्हारा ये क्या तरीका है? तुम माँ जी से मेरी चुगली कर रहे हो। जो सच है वही तो कहा है मैंने। हाँ, मैं तो हंगामा क्वीन हूँ ना। अरे बिल्कुल सही पकड़ी हो तुम सच में ऐसी ही हो। और माँ आप क्या कह रही थी मुझसे? इसको लेकर जाओ शादी में। अरे जब शादी का नाम सुनकर ये इतना हंगामा कर रही है तो वहाँ जाकर पता नहीं क्या क्या करेगी। हाँ हाँ, अपनी गलतियाँ तो नहीं दिखती होंगी, हमेशा औरतों की तरह चुगलियाँ करने बैठ जाते हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं हंगामा कर रही हूँ। ओ, पहली बात तो ना इस चुगली वुगली ना मैं नहीं करता, ठीक है? और दूसरी बात तुम्हारी फितरत है शादी में हंगामा करने की, वही कह रहा हूँ। तो चले जाओ ना अकेले, सोच क्यों रहे हो इतना? ओह चला जाऊंगा मैं, ठीक है? मुझे मत बताओ। और वैसे भी जैसा तुम्हारा एटीट्यूड है ना उसको देखकर तो मैं तुम्हें ले जाने से रहा। हाँ, है मुझ में एटीट्यूड। बताओ क्या कर लोगे, बोलो कर क्या लोगे तुम? अरे यार मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जाओ यहाँ से यार। रूपाली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद निश्चय अकेला ही अपनी दोस्त की बहन की शादी में चला जाता है, पर घर से बाहर रूपाली का ये हंगामा करने वाला रूप देखकर अर्चना को अपने बेटे के आने वाले भविष्य की ज्यादा चिंता होने लगती है। और ऐसे एक दिन अर्चना के पड़ोस में ही शादी होती है। रूपाली के साथ अर्चना शादी में जाती है और एंट्री करते ही अर्चना रूपाली से बोलती है, रूपाली बहू मेरी बात ध्यान से सुन ले। बोलिए माँ जी, क्या बात है? देख बहू, मैं तुझे गुस्से से नहीं बोल रही हूँ, पर भगवान के लिए तू अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना और यहाँ पर कोई हंगामा मत करना। कोशिश करूँगी, लेकिन आप ध्यान रखना कि कोई मुझसे उलझे ना और मुझे गुस्सा ना दिलाए। भगवान करे कि ऐसा ही हो बस। इतना कहकर अर्चना बाकी के लोगों से मिलने जुलने लगती है। रूपाली चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और इधर उधर लोगों को देखने लगती है। सभी लोग खाने पीने और नाचने में बिजी हो रखे थे। रूपाली का भी गोलगप्पे खाने का मन करता है और रूपाली गोलगप्पे खाने वाले के पास जाकर बोलती है, भैया जरा गोलगप्पा खिला दो। ठीक है मैडम, ये डोना पकड़ लीजिए। भैया थोड़ा सा मीठी चटनी कम लगाना। ठीक है मैडम जी। गोलगप्पा तो बड़ा स्वाद है भैया, एक चटनी वाला भी खिलाना। ठीक है मैडम जी, ये लीजिए। पानी तो बड़े स्वाद है भैया, एक काम कीजिए गोलगप्पे रहने दीजिए, आप पानी पिला दीजिए मुझे। भैया थोड़ा और पानी देना, मजा आ रहा है पीकर। मैडम जी, अगर सारा गोलगप्पे का पानी तो आप पी जाओगी तो क्या सारे लोग चाय में डुबोकर थोड़ी ना गोलगप्पे खाएंगे? अरे इतना मत पियो पानी। चुपचाप पानी पिलाओ, बकवास मत करो, समझे? माफ करना मैडम, अब मैं आपको पानी नहीं पिला सकता क्योंकि आप 10 लोगों के हिस्सों का पानी पी चुके हो। पी गई, हाँ मैं पी गई। बताओ क्या कर लोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? जब मुझे पीना ही गोलगप्पे का पानी है तो तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करोगे? रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रूपाली जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और रूपाली बोलती है, अरे देखो भाई देखो, ऐसी होती है मेहमान नवाजी। पहले तो मेहमानों को बुलाते हैं, फिर वेटर से उनको बेइज्जत करवाते हैं। इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, मजाल है कि कोई यहाँ आ जाए और आकर इसे डांटे, लेकिन क्या करे, यहाँ तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे यहाँ तो कोई देखने तक नहीं आया कि हुआ क्या है, क्यों लड़ाई हो रही है यहाँ पर। बहू क्या हो गया, क्यों इतना गला फाड़ रही है? अरे इस गोलगप्पे वाले से पूछो कि हुआ क्या है। इसने मुझे पानी पिलाने से मना कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैंने इन्हें मना नहीं किया, पर मैं क्या करता क्योंकि ये सब लोगों के हिस्से का पानी पिए जा रही थी। अगर मैं मना नहीं करता तो सबको क्या देता, सूखे गोलगप्पे। जुबान तो देखो कैसे कैची की तरह चला रहा है। अरे वो चिरकुट, बुला अपने मैनेजर को, उसे तो मैं देखती हूँ। अर्चना बार बार रूपाली को चुप करवाने की कोशिश करती, पर रूपाली अपने मुंह से अपनी जबान को कम करने का नाम ही नहीं ले रही थी। शादी में मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। तकरीबन 2 घंटे तमाशा करने के बाद आखिरकार अर्चना रूपाली को लेकर घर आ जाती है और घर पर आकर भी रूपाली एक टका बोलती चली जाती है। बेचारी अर्चना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दिन गुजरते हैं और ऐसे एक दिन अर्चना मंदिर में भगवान जी की पूजा करती हुई खुद से बोल रही थी, हे भगवान,
आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बहू का ये जगह जगह खास तौर पर शादी में जाकर हंगामा करने वाली आदत खत्म ही हो जाए। बहू जहाँ जाती है अपनी इज्जत तो खराब करती ही है, साथ में मेरी और मेरे बेटे की इज्जत भी खराब कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरा परिवार इस हंगामा के चलते कहीं टूट कर ना बिखर जाए। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। अर्चना पूजा करके घर आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। कुछ वक्त गुजरता है और एक दिन रूपाली बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है। तब इसकी टक्कर मालिनी नाम की एक औरत से हो जाती है। टक्कर के दौरान रूपाली के हाथ से सब्जी छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है और इधर उधर फैल जाती है। तभी रूपाली गुस्से में बोलती है, ओ मैडम, आंखें बंद करके चल रही हो क्या? हाँ, मैं तो आंखें बंद करके चल रही हूँ, पर तुम तो आंखें खोलकर चल रही हो ना। तुम्हारी वजह से मेरी सारी सब्जी गिर गई। गिर गई तो गिर गई, जाकर उठा लो। एक तो गलती भी कर रही हो और ऊपर से उल्टा जवाब भी दे रही हो। क्योंकि सीधे जवाब देना मुझे आता नहीं मैडम। देखो, जो सब्जी इधर उधर चली गई है ना, बिल्कुल खराब हो गई है। तुम मुझे उसके पैसे दे दो। मैं तुम्हें एक सिक्का भी ना दूं। ऐसे कैसे नहीं दोगी? देगा तो तुम्हारा बाप भी। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। जो करना है कर लो, नहीं दूंगी पैसे। रूपाली और मालिनी के बीच रोड पर तगड़ा हंगामा हो जाता है। आसपास के कुछ लोग उन दोनों की बात को शांत करवाने की कोशिश भी करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ती हैं। कुछ दिनों बाद रूपाली और निश्चय एक शादी में जाते हैं जहाँ पर मालिनी भी आई हुई थी। मालिनी को देखकर निश्चय उसके पास जाता है और बोलता है, ओ माय गॉड, मालिनी ये तुम हो? अरे वाह यार, बहुत बदल गई हो। कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ और तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊं। अच्छा रुको रुको, मैं तुम्हें ना अपनी पत्नी से मिलाता हूँ। रूपाली, ओ इधर आना। ये मेरी पत्नी है रूपाली। ये डाउन मार्केट तुम्हारी वाइफ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डाउन मार्केट बोलने की? एक मिनट यार, मतलब तुम लोग पहले मिल चुके हो क्या? जी हाँ, मैं इस घटिया औरत से मिल चुकी हूँ। और ये तुम्हारी कौन लगती है? मैं तुम्हारे पति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम भी ना कैसे कैसे दोस्त बना लेते हो, एकदम वाहियात। वैसे ही जैसे ही तुम जैसे लोगों से शादी कर लेते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, आई बात समझ में, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम भी अपना मुंह बंद रखो शक्की औरत। तुमने मुझे शक्की औरत बोला? जो तुम हो वही तो बोलूंगी। बस अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो। और तुम्हारी तो कोई हद ही नहीं है। बकवास बंद करो तुम। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? वो समझदार है, उसे पता है कहाँ मुंह खोलना है और कहाँ मुंह नहीं खोलना। रूपाली लगातार मालिनी के साथ हंगामा करती रही और वहाँ पर तभी उसे मारने के लिए बॉडीगार्ड आ जाते हैं और रूपाली को कसकर पकड़ लेते हैं। और मालिनी बोलती है, उठाकर हवालात में डाल दो इसे। 2 दिन जेल में रहेगी ना, पता चल जाएगा इसे कि मुझसे उलझने का नतीजा क्या होता है। जानती नहीं हो मैडम तुम, मैं कोई आम नहीं बल्कि इस शहर की जानी मानी लॉयर हूँ, लॉयर। अरे जेल में? लेकिन किस लिए? हंगामा करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, जलील करने के लिए। मैं जो चाहूँ वैसे ही केस लगा सकती हूँ तुम पर। लेकिन ऐसा तो कोई केस होता ही नहीं है। नहीं होता? अरे ऐसा केस मैं बना देती हूँ। क्या? इसका मतलब इसे जेल हो जाएगी और ये जेल जाएगी, चक्की पीसेगी और मैं फ्री हो जाऊंगा, शादी में जाऊंगा। हाँ, अकेला जाऊंगा और शादी में कोई हंगामा भी नहीं होगा और लोग मुझे शादी में बुलाएंगे। वाह, मजा आएगा यार। अच्छा है। तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हो। और तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो जगह जगह जाकर अपने पति और अपनी सास की बेइज्जती करती हो, उससे क्या उनकी शोभा बढ़ती है? ये बात तुम्हें कैसे पता? ये सब मुझे तुम्हारी सासू माँ ने बताया है। कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए तुम्हारे घर आने वाली थी, लेकिन आंटी जी मुझे रास्ते में ही मिल गई, जहाँ कुछ लोग उन्हें ताने देकर परेशान कर रहे थे। सारी बात पता करने के बाद पता चला कि वो लोग तुम्हारी वजह से आंटी को उस दिन बहुत सुना रहे थे। कितनी बेशरम औरत हो कि अगर तुम्हें बोलने का हक है तो तुम हर जगह अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करोगी। मालिनी की बातें सुनकर रूपाली का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप अपने पति के साथ घर आ जाती है। और उस दिन की बेइज्जती के बाद रूपाली फिर कभी किसी शादी में कोई हंगामा नहीं करती। मेनका के 3 बेटे थे, रोहन, अजय और विजय। मेनका एक बड़ी ही मेहनती औरत थी जिसने अपने तीनों बेटों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था और वो विदेश में ही जॉब भी कर रहे थे। तो वहीं बुढ़ापे में मेनका अकेले पूरा घर संभालती थी। एक दिन मेनका अपने बेटे रोहन से फोन पर बात करते हुए बोलती है,
बेटा तुम सब कैसे हो? कब आ रहे हो घर? हाँ माँ, तीनों भाई सही हैं। आप बताओ, आप कैसे हो? बस तुम्हें याद कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि कब मेरे बेटे आएंगे और कब मैं उन्हें अपने सीने से लगाऊंगी। बहुत समय हो गया है ना तुम्हें देखे हुए। आंखें तो मेरी तरस गई हैं। बेटा, अब जो मेरी बची कुची जिंदगी है उसमें सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ और जल्दी से अपने पोता पोती का मुंह देख लूँ और इस दुनिया से चली जाऊँ। माँ, आप हमारी शादी के बारे में चिंता मत करो। हम तीनों भाइयों में इतनी समझदारी हो चुकी है कि हम अपनी शादी खुद कर सकते हैं। और आजकल के टाइम में कोई भी अपने माँ बाप की मर्जी से शादी नहीं करता, बल्कि अपनी पसंद से शादी करता है। और हाँ माँ, तीनों भाई विदेश में रहते हैं, तो हम तो विदेश में ही शादी करेंगे। आपको सिर्फ अपनी बहुओं का मुंह देखने के लिए मिल जाया करेगा। बेटा, जो तुम्हारी खुशी हो तुम वो ही करो। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहू विदेश की हो या अपने देश की हो, बस प्यार से मिलजुल कर रहना आता हो उसको। मुझे तो बस इतना ही चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है, चिंता मत करो। कुछ ही समय में हम तीनों भाई आ जाएंगे आपके पास, अपनी अपनी बीवियों को लेकर। ठीक है बेटा, और अपना अपना ध्यान रखना तुम तीनों। बेचारी मेनका निराश होकर फोन रख देती है और खुद से बोलती है, कहते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी वो माँ बाप के प्यार को समझ पाते हैं। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं उनके बाद उन्हें अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी और अपने सपने ही दिखाई देते हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं होता है। खैर, क्या ही कर सकते हैं आजकल के बच्चों का। मेनका एक पढ़ी लिखी समझदार औरत थी, इसीलिए वो अपने बच्चों पर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मेनका के तीनों बेटे अपनी अपनी विदेशी बहुओं को लेकर घर आ जाते हैं। रोहन की पत्नी जिसका नाम रोजी था, अजय की पत्नी जिसका नाम लिली था और विजय की पत्नी जिसका नाम मिली था, वो सब घर आ जाते हैं और मेनका उन सभी का स्वागत करती है। वह आरती उतार कर सभी को तिलक लगाती है। तभी रोजी बोलती है, ओह सासू माँ, मैं बहुत थक चुका है, मेरे लिए कुछ खाने को लगा दो। हाँ माँ, हम सभी बहुत भूखे हैं और सबसे बड़ी बात तो हमारी पत्नियां भी भूखी हैं। और ये लोग ज्यादा देर भूखी नहीं रहती हैं, कभी भी उनको समय से खाना खाना होता है। तो आप खाना बना दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, अभी जा रही हूँ। मेनका उन सभी के लिए अकेले ही खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद मेनका सभी को खाना परोसती है। तभी मेनका की तीनों बहुएं खाना देखकर अजीब सा मुंह बनाती हैं और बोलती हैं, OMG, इट्स टू अर्ली। रोहन, तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब सूट नहीं करता है, और तुम्हारी माँ को इतनी भी अकल नहीं है क्या कि खाना आखिर बनाते कैसे हैं? सो चीप इंसान। माँ, आपको समझाया था ना कि खाना कैसे बनाना है, लेकिन आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि हम सब बस मजाक ही कर रहे हैं। अरे माँ, विदेश की बहुएं ये सब नहीं खाती हैं और किसी को भी इतना ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। आपको ध्यान रखना था ना खाना बनाने से पहले। ओह शिट, हम पता नहीं यहाँ क्यों आ गए। मेरी तो फीलिंग ही खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरी हालत भी खराब हो रही है। अरे माफ करना मेरी प्यारी बहू, आगे से ध्यान रखूंगी कैसा खाना बनाना है और कैसा नहीं। ऐसे ही एक दिन मेनका की तीनों बहुएं कमरे में बैठकर ताश खेल रही होती हैं। तभी वहाँ मेनका आती है और उनसे बोलती है, देखो बहुओं, तुम तीनों भले ही विदेश से हो, लेकिन अब तुम एक इंडियन घर में आई हो और हमारे घर की बहू को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, इसीलिए काम ऐसे करो कि घर में लक्ष्मी आए। ऐसा काम मत करो जिससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाए। ओह, सो अब आपको इस चीज से भी दिक्कत होने लगी है। ठीक है, तो हम इंडियन बहू है ना, तो अब हम आपको इंडियन बहुओं का रियल फेस दिखाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। मेनका अपनी तीनों बहुओं से बहस करना जरूरी नहीं समझती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर अपने लिए खाना निकाल रही होती है। तभी वहाँ उसकी तीनों विदेशी बहुएं आती हैं और सारा खाना छुपाकर एक कमरे में लॉक कर देती हैं और मेनका से बोलती हैं, अब आपको पता चलेगा कि इंडियन बहुएं होती कैसी हैं। बहुत शौक है ना आपको टोंट मारने का। टोंट का नतीजा क्या होता है ना, अब आपको ये पता चलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और नहीं दिखिया, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा बुढ़िया।
अगर तुझे इस घर में रहना है, तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। हम तुझे कहेंगे उठ, तुझे उठना पड़ेगा। हम तुझे कहेंगे बैठ, तो बैठना पड़ेगा। हम तो तुझे जितना मर्जी टॉर्चर कर सकते हैं। हम पिछले जमाने की बहू नहीं, इस जमाने की बहू है। आने दो मेरे बेटे को, उन सबको बताऊंगी कि तुम तीनों ने मेरा कितना जीना हराम कर रखा है। डोंट फॉरगेट कि आपके बेटे वही करते हैं जो हम बोलते हैं। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं किसी से अफ्रेड नहीं होती। ये तो शाम को ही उन तीनों को पता चल जाएगा कि उन्होंने फिरंगी लड़कियों से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। भले ही हम फिरंगी हैं, लेकिन हमने पूरी तरीके से आपके तीनों बेटों को ना अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। हम जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। मेनका समझ जाती है कि अब उसका घर पर कोई भी नहीं है और कुछ दिनों बाद मेनका चोरी से एक वकील से मिलकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में दान करवा देती है और इस बात से उसके बहू बेटा अभी तक अनजान थे। तो वहीं दूसरी तरफ मेनका की तीनों फिरंगी बहुएं उस पर अत्याचार करना जारी रखती हैं। ऐसे ही देखते मेनका की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और ज्यादा दिन भूखे रहने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर उसके बेटों की आंखों से आंसू बहते हैं और वह रोते हुए बोलते हैं, माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे बिना कितने अधूरे हैं। तुम हमें छोड़कर चली गई। अरे वापस आ जाओ, वापस। अब ये रोने धोने का ड्रामा मत करो। अब ये बताओ कि ये प्रॉपर्टी कैसे अपने नाम करनी है? हाउ इज इट पॉसिबल? शाम को वकील से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मेनका के जाने के बाद ना तो मेनका के बेटों को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही मेनका की फिरंगी बहुओं को। मेनका का एक बेटा रोहन शाम को वकील के पास फोन करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत करता है, जिसके बाद रोहन को पता चलता है कि मरते मरते उसकी माँ सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान करवा चुकी है। ये सब सुनते ही रोहन के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और जब वो अपने बाकी के भाइयों और उनके बीवियों को ये बात बताता है तभी वह बोलती है, हमें अच्छे से पता था तुम्हारी ये गवार माँ एक न एक दिन हमें ऐसा दिन जरूर दिखाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, हम तो सड़क पे ही आ गए हैं। कोई नहीं, माँ का घर नहीं है तो क्या हुआ? हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे और अपना घर बनाएंगे। तुम तीनों भाई ने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम तुम तीन गरीबों के साथ रहेंगे? हम जा रहे हैं विदेश। हम तुम फटीचरों के साथ नहीं रहना चाहते। हम जा रहे हैं अब विदेश। अरे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम हमें समय तो दो, हम तीनों भाई मेहनत करेंगे और एक बहुत बड़ा सा बंगला खरीद के तुमको देंगे। तुम रहने दो, तुम गरीबों के पास कुछ भी नहीं है हमारे लिए और हम यहाँ पर रुक के अपना समय बर्बाद भी नहीं करना चाहते। हम जा रहे हैं। हाँ मिली, जल्दी से अपना अपना सामान पैक करो। हम तीनों यहाँ से चलते हैं क्योंकि अब हमारे पति के पास 1 रुपया नहीं है, तो हम यहाँ रहकर क्या ही करेंगे। तीनों फिरंगी बहुएं अपने अपने पति को छोड़कर विदेश चली जाती हैं, जिसके बाद रोहन और उसके बाकी भाइयों को ये एहसास होता है कि उन्होंने जीते जी अपनी माँ की कदर नहीं की और अब उनके सिर से माँ का साया भी चला गया है और आसपास के लोग भी उन्हें छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।